ECAT MDCAT इंग्लिश 2024 में आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। कंडीशनल सेंटेंसेस इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये आपके ब्लैंक्स में भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में, स्पॉटिंग एरर के में भी आ सकता है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, इन सब में आ सकता है ये, NED में भी, डाओ में भी, और डिफरेंट जो भी टेस्ट आप देते हैं। कंडीशनल सेंटेंस एज इट इज़ कोई सवाल नहीं है, एक टॉपिक है जिसको पढ़कर हम ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी ब्लैंक्स के अंदर कोई गलती, जैसे स्पॉट करना होता है एरर को, तभी आर्टिकल की गलती होती है, कभी प्रेपोजिशन की गलती होती है, और कभी कंडीशनल की भी गलती होती है। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, बहुत आसान है, ऑलरेडी कुछ बच्चों को आते होंगे, तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, जो आपने 9th 10th 11th में पढ़ रखा है पहले से। कंडीशनल सेंटेंसेस, तो कंडीशनल सेंटेंस शर्तिया जुमलों को हम कहते हैं, जिसमें कोई शर्त, जिसमें कोई कंडीशन होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टार्ट होता है इफ़ से, ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ से स्टार्ट होगा, और इफ़ के बाद, इसके बाद क्या होगी, इफ़ के बाद इसके अंदर कोई कंडीशन होगी, शर्त होगी, और कंडीशन के बाद फिर कॉमा होगा, और कॉमा के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, एक क्लॉज होगा जो कि रिजल्ट क्लॉज होगा। इस तरह से लिखा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कंडीशनल सेंटेंस के अगर वाले जुमले, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस में एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस सेंटेंस है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, द मोस्ट ईजी है ना, द ईजीएस्ट सेंटेंस। तो बेटा ये जो सेंटेंस आप में से एक एक बच्चा, भले वो अच्छा हो इंग्लिश में बुरा हो, ये तो याद किया होगा सेंटेंस जिंदगी में कभी ना कभी, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तो मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस। हियर यू कैन सी इफ़ के साथ ये कंडीशन, और कंडीशन के साथ ये रिजल्ट, ठीक है बेटा। अब थोड़ी सी बात अगर हम टेक्निकल इसके बारे में बात करें, तो आप जानते हैं कि यू विल सक्सीड, ये आपका जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, याद आया कुछ, और ये हमारे पास दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, इफ़ के साथ जो लगा है, ये पंक्चुएशन में भी मैंने आपको बताया था। तो डिपेंडेंट जब भी इंडिपेंडेंट से पहले आता है तो कॉमा सेपरेट करता है इसको, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए। तो इसका क्लॉज इस तरह से ये बन जाएगा कि पहले रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद इफ़ आ जाए, और इफ़ के बाद हमारे पास कंडीशन आ जाए। बेटा ये भी पॉसिबल है, दिस इज इक्वली पॉसिबल। इस तरह से भी लिखा जा सकता है कंडीशनल सेंटेंस को, अगरचे थोड़ा सा ऑड लगेगा, हम लिखते नहीं है, बट लिखा जा सकता है। जैसे किसी सेंटेंस को हम किस तरह से लिख दें, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो तुम कामयाब हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे, तो बात तो वही, ठीक है। बट इसमें कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया इस बार, आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले इस्तेमाल कर लिया डिपेंडेंट क्लॉज से, तो फिर इसमें कॉमा की नीड नहीं है आपको। ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस का। अब इसके टाइप्स पे बात करते हैं, कितने टाइप्स की होता है। अब चूँकि जो कंडीशन है बेटा और जो रिजल्ट है, ये डिफरेंट टेंसेस के अंदर आ सकता है, इसके अलग अलग पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, तो वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो बेटा 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, 1 2 3 4, 0 में एंड में रखता हूँ, बस मेरी आदत है, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि 1 के आगे 1 अच्छा लगता है, 1 के आगे 0 अजीब सा लगता है, फिर 2 के आगे 1 वो थोड़ा मेरे सर में दर्द पकड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको 0, मैं 1 2 3 उसके बाद 0 ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। बस अजीब लिखा हुआ ना बोर्ड पे अच्छा ही नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो 1 के आगे फर्स्ट लिखेंगे, 2 के आगे सेकंड, 3 के आगे थर्ड, तो ज़्यादा आसान रहता है। तो इसको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस या हम इसको टाइप 1 भी कहते हैं। तो एक हमारे पास होता है फर्स्ट कंडीशनल, इसको टाइप 1 कहा जाता है। एक हमारे पास कहलाता है दिस इज सेकंड कंडीशनल, टाइप 2 भी इसको हम कहते हैं ना। उसके बाद एक होता है हमारे पास थर्ड कंडीशनल, दिस इज टाइप 3 भी इसको कहा जाता है। और एक होता है ज़ीरो कंडीशनल, दिस इज टाइप 0 भी इसको कहा जाता है। तो बेटा 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस, आज हम इसको पूरा ओवरऑल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक बारीकी इसकी देखेंगे। जो NED में अभी आता है तो बहुत टफ होके आता है भाई, जो NED में ये IELTS और TOEFL के लेवल का आता है। IELTS के लेवल का जो होता है, मैंने बताया था ब्रिटिश काउंसिल जो लेती है उस लेवल का आता है, तो बहुत ही दिमाग ख़राब करता है वहाँ पे। MDCAT में तो बहुत आसान होके आता है ये, लेकिन NED में बहुत टफ होके आता है ये टेस्ट में। तो मैं मुश्किल ही पढ़ाऊँगा, आसान अपने आप हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड और 0 कंडीशनल।
तो एक एक करके सारे टाइप को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अच्छा मैं उर्दू में ज़्यादा चीज़ें यहाँ, बल्कि उर्दू में बोल तो दूंगा बट लिखूंगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी कौन सी ट्रांसलेशन आनी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो आएगा नहीं, या ट्रांसलेट इनटू उर्दू कि आप बिला वजह उर्दू और इंग्लिश में फंसे रहे। ठीक है, हम इंग्लिश में इन चीज़ों को समझ के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, टाइम भी बचेगा इससे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, ये कौन से सेंटेंस हो सकते हैं? दे टेल यू अबाउट द फ्यूचर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ प्रेजेंट एक्शन, है ना भाई। अगर प्रेजेंट में कोई काम होता है तो उसके फ्यूचर में क्या आउटकम्स होते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं, दैट इज़ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस उसको कहा जाता है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस ना, अगर तो मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ये सेंटेंस हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल होते हैं। दैट टेल्स यू अबाउट अ फ्यूचर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ प्रेजेंट एक्शन। ठीक है, जो अभी आप करेंगे तो उसके क्या इफेक्ट निकलेंगे। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो इम्तहान में नाकाम हो जाओगे, तो ये एक आउटकम है। ठीक है, अगर तुम ज़ोर से दौड़ोगे तो जल्दी घर पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर तुम मेरी बात को गौर से सुनोगे तो तुम्हें कंडीशनल सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। ये सारे हमारे पास फ्यूचर पॉसिबल आउटकम एक प्रेजेंट एक्शन पे। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है बेटा, इसका फार्मूला, इसका पैटर्न क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो बेटा ये इफ़ से स्टार्ट होगा शुरू में। अच्छा, इफ़ के अलावा ये व्हेन से भी स्टार्ट हो सकता है। जब तुम मेहनत करोगे कामयाब हो जाओगे, व्हेन यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो ये व्हेन से भी हो सकता है। इफ़ ज़रूरी नहीं है, मैंने बताया कि नॉट नेसेसरी, व्हेन से भी हो सकता है। इसके बाद बेटा जो ये कंडीशन वाला क्लॉज लगता है इसके अंदर है, ये क्लॉज हमेशा किस में लगेगा? यस, इट विल ऑलवेज बी इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जिसको आप कहते हैं। उसके बाद कॉमा और रिजल्ट वाला क्लॉज किस में लगेगा? यस, फ्यूचर इंडेफिनिट में, या जिसको आप लोग फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं, जो आसान लगे आपको। ये हमारे पास क्लॉज होता है। प्रेजेंट सिंपल में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज प्रेजेंट सिंपल। और फ्यूचर सिंपल क्या होता है? दैट सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज फ्यूचर सिंपल। ये हमारे स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे आप 1000 जुमले बना सकते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर वैराइटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं चेंजिंग आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये विल है ना, ज़रूरी नहीं कि विल जाएगा हमेशा, नहीं वुड नहीं, वुड हो गया तो कंडीशन ही चेंज हो गया। ये विल के अलावा मे से भी बन सकता है, आपको पता है। और मे के अलावा ये हमारे पास जो है वो कैन से भी बन सकता है, मॉडल वर्ब्स। यस, तो मॉडल वर्ब्स से भी हमारे पास बन सकते हैं। तो विल, सिर्फ विल आना ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो सकोगे। वो ऐसे बोल रहे हैं ना, कामयाब हो सकोगे। तो अब जब एबिलिटी की बात आ जाएगी, व्हेन वी टॉक अबाउट एबिलिटी, तो एबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? कैन लगा लेंगे, मतलब सकोगे। और जब पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? मे लगा लेंगे। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो शायद तुम कामयाब हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे सक्सीड। अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो सकोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड। और अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो ये देखो वैराइटीज़ हैं कि विल के अलावा मैं और कैन से भी आ सकता है। उसके बाद वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। इस हेल्पिंग वर्ब के अलावा मॉडल वर्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, अब आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी 3 तरह की हो सकती है हमारे पास। ठीक है, बल्कि इसको हम अभी यहाँ पर सेंटेंस की सूरत में, स्ट्रक्चर की सूरत में मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मुझे ये कहना है कि अगर मैं बीमार हूँगा तो दवाई लूँगा, अगर मैं बीमार हूँगा तो दवाई लूँगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा, अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्टेट वर्ब यूज हो जाएगी। इफ़ आई एम इल कॉमा आई विल टेक मेडिसिन। ठीक है, तो बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एक्शन वर्ब सिर्फ आए, ये स्टेट वर्ब भी तो आ सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह से कि अगर मेरे पास टिकट होंगे तो मैं अमेरिका में हूँगा। अभी आप देखो, अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इफ़ आई हैव टिकट्स, इफ़ आई हैव टिकट्स कॉमा,
तो ये देखो अब हैव यहां पर आ गया, तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ एक्शन वर्ब ही नहीं आ सकता, स्टेट और पॉजेसिव वर्ब भी आ सकता है। और मैं अमेरिका में हूँगा तो आई विल, अब विल के बाद भी स्टेट वर्ब दोबारा आएगी, बी, आई विल बी इन अमेरिका, आई विल बी इन द यूएसए, ठीक है। तब यहाँ देख सकते हो डिफरेंट वैरायटीज। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप इज एम आर भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर हैज हैव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप विल के अलावा मे और कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इधर पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ स्टेट वर्ब। समझ में आ रही है? ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर चेंजिंग मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल कहलाते हैं, जो बताते हैं कि अगर अभी कोई काम होगा तो उसका क्या इफेक्ट निकलेगा मुस्तकबिल में। जैसे अगर मैं मेहनत करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, इस तरह के जुमले। अब ये वैन से भी बन सकता है, इफ़ से ये बन सकता है। अब जो याद रखने की बात है कि शुरू में वैन भी आ सकते हैं इफ़ के अलावा, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि टीच, रन, प्ले, डांस, राइट, रीड, स्लीप, सिंग, किक, पंच, राइट, रीड, लर्न, गो, वॉक, जंप, ज़रूरी नहीं है ये आ जाए। इज एम आर भी आ सकता है, हैज़ भी आ सकता है। ये भी वर्ब होते हैं, मानना पड़ेगा। स्टेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता है ये बात सबको। इसके बाद फ्यूचर सिंपल में ज़रूरी नहीं है कि विल से बने, मॉडल वर्ब से ही बन सकते हैं, मे और कैन से, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर स्टेट वर्ब आया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर के बजाय बी इस्तेमाल करेंगे, वुड बी, मे बी, कैन बी, विल बी, इस तरह से। तो मसला अब अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा ना कि अगर तुम चालाक होगे तो तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत होगी। तो अगर तुम चालाक होगे, ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल में, ये शर्त है, कंडीशन है। तो ये बन गया है कि इफ यू आर क्लेवर, आर क्यों लगा, चूंकि स्टेट है, कॉमा, तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत होगी, यू वुड नहीं, यू विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव, बहुत सारी दौलत, अ लॉट ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपके पास स्टेट वर्ब लग सकता है, पॉजिटिव वर्ब लग सकता है, एक्शन वर्ब भी लग सकता है, जैसे आई विल गो, आई विल कम, आई विल रीड, आई विल राइट, आई विल जंप, आई विल डांस, आई विल सिंग, ये भी हो सकता है। और आई विल बी भी हो सकता है, आई विल हैव भी हो सकता है। सही है, बात समझ में आ गई? और कोई मसला? ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल हमारे पास कहलाते हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर मैंने फिर बताया कि इफ़ और व्हेन दोनों कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में याद रखिए इज एम आर भी आ सकता है, हैज़ हैव भी आ सकता है, याद रखना है, भूल जाते हैं बच्चे इस चीज़ को। और फ्यूचर सिंपल में, और अगला जो कंडीशन का रिजल्ट का क्लॉज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्टेट वर्ब आ सकता है, लेकिन इज एम आर नहीं, बी आएगा स्टेट वर्ब पे, और हैव भी आ सकता है, और विल के अलावा मे और कैन भी आ सकता है। अब इसमें अगर मैं 100 जुमले लिखूँ तो आपको पहचान में आना चाहिए कौन सा फर्स्ट कंडीशनल है। किसको देख के पता लगेगा? लेफ्ट साइड को देखकर और राइट साइड, दोनों को जज करने के बाद अंदाजा होगा कि फर्स्ट कंडीशन है कि नहीं। लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट सिंपल होगा, राइट साइड पे फ्यूचर सिंपल होगा। तो मसला यस नहीं, यहाँ वर्ब कैसे आ सकता है? वर्ब की पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती इधर। फ्यूचर सिंपल में वर्ब नहीं, मैंने बताया ना कि विल आएगा या फिर ये मॉडल वर्ब्स आएंगे बस। वर्ब तो अभी सेकंड कंडीशनल, बाकी भी तो बचे हुए। तो मसला इसके बाद है सेकंड कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल किसे कहा जाता है? पहले सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी टाइप 2 की। इसको सेकंड कंडीशनल भी कहते हैं, इसी को टाइप 2 भी हम लोग कहते हैं, टाइप 2 कंडीशनल। व्हाट इट टेल्स यू? इट टेल्स यू अबाउट द इमेजिनरी सिचुएशन। बस इमेजिनरी सिचुएशन की बात करता है ये। इमेजिनरी का मतलब बेटा अनरियल, हकीकी नहीं बल्कि तसव्वुराती, तखय्युलाती जो है वो सिचुएशन की बात करता है, अनरियल सिचुएशन की बात करता है। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशनल। अनरियल सिचुएशन का मतलब अब यहाँ पर हम ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं या फिर जो मुमकिन नहीं हो सकती, जो कंडीशन ऐसी होगी जो इम्पॉसिबल हो या फिर मुमकिन ना हो, पूरी ना हो रही हो, और उसका हम एक इमेजिनेशन में उसका एक रिजल्ट निकाल रहे हो, कोई ना कोई आउटकम उसका एक निकाल रहे हो। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये जुमले ना कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। यस, विश के बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हो, उसको विश के इसमें हम लोग कह रहे होते हैं।
एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही, एक्सपेक्टेशंस। तो ये सब इमेजिनेशन में होती है और क्या। जैसे कि अगर वो एक ऊंट होता तो सारा पानी पी जाता, अगर वो एक ऊंट होता तो पूरे टंकी का पानी पी जाता, हो नहीं सकता ये। एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इमेजिनरी सिचुएशन की। अगर तुम एक परिंदा होते तो उड़ते हुए अपने घर पहुँच जाते, लेकिन तुम नहीं हो तो ये काम नहीं हो सकता। अगर वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो शायद गुर्बत ख़त्म कर देता, बट ये एक इमेजिनेशन में बात करें, वो है नहीं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। बात समझ में आ रही है। अगर तुम इस वक्त अमेरिका में होते तो बड़े खुश होते, लेकिन हो नहीं हो तो पाकिस्तान में। तो कहने का मकसद ये कि ये सारे हमारे पास इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं। मतलब अगर अभी इस वक्त ऐसा होता तो ऐसा होता, तो मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका आउटकम निकल पाए अभी इस वक्त फ़िलहाल में। तो इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड कंडीशन ये भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसमें, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं, देखो ट्रांसलेट तो करना नहीं, हमें तो स्ट्रक्चर समझना है, उसी पर सारी मेहनत करनी है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल पे एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, सॉरी टू से, तो मैं अभी यहाँ पर पहले वो चीज़ बता देता हूँ, वरना वो फंस जाओगे। देखो फर्स्ट कंडीशनल की बात करें, सेकंड को छोड़ दो। अभी एक स्ट्रक्चर अनलेस वाला भी बनता है, अनलेस प्लस प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद कॉमा फ्यूचर सिंपल। तो ये फर्स्ट कंडीशनल का ही एक स्ट्रक्चर है बेटा। और लेकिन यहाँ जो फ्यूचर सिंपल यूज़ होगा ये नेगेटिव में यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज़ होगा। अनलेस, अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं करोगे, ये खुद एक नेगेटिव सेंटेंस है अनलेस। तो उसके साथ कभी भी प्रेजेंट सिंपल जो आएगा बेटा वो अफर्मेटिव का आएगा, नेगेटिव का नहीं आएगा। अब जैसे एक जुमला, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, ये जुमला हो सकता है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। तो अब इसका कैसे बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, यू कैन नॉट सक्सीड। जरूरी नहीं विल से बन, कैन से ही बन सकता है, यू कैन नॉट सक्सीड या यू कैन नॉट गेट सक्सेस। अच्छा गलती पता है बच्चे, हाँ यस, अनटिल इज एक्चुअली तक के मायने में इस्तेमाल करते हैं। अनटिल जो है ना वो एक हमारे पास प्रेपोजिशन है, वो तो आई विल कम हियर अनटिल 8 o'clock, तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। बट अनलेस यहाँ पर पूरे कंजंक्शन यूज़ हो रहा है सेंटेंस के साथ। अब बच्चे पता गलती क्या करते हैं, लिखते हैं अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अक्सर बच्चों की गलती होती है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। नहीं, अनलेस खुद एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव मिलकर तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो अनलेस का मतलब जब तक तुम नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ सेंस ये उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो नेगेटिव का ही देगा, बट लिखते हैं पॉजिटिव में। अच्छा अगला वाला नेगेटिव में जाएगा, तुम कामयाब नहीं हो सकोगे, यू कैन नॉट सक्सीड। या जब तक तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और जब तक तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। कैसे बनेगा, अनलेस यू चेंज योर हैबिट्स, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, आई विल नॉट फॉरगिव या पार्डन यू। तो समझ गए बेटा। तो इसका मतलब अनलेस से भी बनता है ये भी एलईडी में आता है अक्सर इस तरह से, अनलेस से भी बनता है, लेकिन क्या होता है अफर्मेटिव होता है। अब स्पॉट द एरर में क्या होता है, ऐसे लिखा होता है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड लिखा होता है, तो बच्चा पहचान ही नहीं पाता गलती कहाँ पर, तो वो डो नॉट पे गलती है, डो नॉट की जरूरत ही नहीं थी, अनलेस आ गया तो ये स्पॉटिंग एरर में आता है, ये स्पॉट करना होता है। तो अनलेस वाला क्लॉज हमेशा अफर्मेटिव जाएगा, बट सेंस इसका नेगेटिव जाएगा। सही है को मसला। के बाद आ जाओ सेकंड कंडीशन पे वापस आते हैं, फैन ऑफ कर दें। ओके, सेकंड कंडीशनल इमेजिनरी सिचुएशन की बात करता है, विश एक्सपेक्टेशन की बात करता है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अनरियल है, इमेजिनेशन है। तो अब इसको किस तरह बनाएंगे, मेन चीज़ क्या है बेटा, स्ट्रक्चर इसका फार्मूला, इसको फार्मूला याद रखना है। ये सिर्फ इफ से स्टार्ट होगा, व्हेन से अनलेस ये सब इसमें नहीं लगता, ठीक है, सिर्फ इफ से स्टार्ट होता है ये। इफ के बाद बेटा जो क्लॉज आता है हमारे पास है कंडीशन का, वो पास्ट सिंपल में होता है, और पास्ट सिंपल के बाद कॉमा होता है। रिजल्ट का क्लॉज पूरा स्ट्रक्चर एक लगता है इसके अंदर, इसमें कोई टेंस नहीं लगता। रिजल्ट के क्लॉज के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये लग रहा होता है उसके अंदर, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखिएगा। पास्ट सिंपल अगर आप भूल चुके हैं तो मैं बता दूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस इंग्लिश में। और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वुड के अलावा सिंपल सी बात है, वुड भी आ सकता है इसके अंदर है, इसके अंदर कुड भी आ सकता है, इसके अंदर माइट भी आ सकता है। मे और कैन नहीं आएगा, मे और कैन पीछे उसमें आता है, फर्स्ट कंडीशनल में आता है। शुड से बना सकते हैं, यस बन सकता है, अक्सर आता है, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। कुड जो है वो हमारे पास सिंपल वही दोबारा से बेटा पॉसिबिलिटी को सॉरी नॉट पॉसिबिलिटी, कुड शो करेगा आपके एबिलिटी को, और माइट जो है वो हमेशा शो करते हैं बेटा पॉसिबिलिटी को। ठीक है, यहां पर ये चेंजिंग वैरायटी देख लें राइट साइड पे, रिजल्ट के अंदर कहां वैरायटी चेंज हो रही है। वुड के अलावा कुड और माइट से भी बन सकता है, और पास्ट सिंपल में यहां पर स्टेट भी आ सकती है। यस बिल्कुल। अब बेटा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म तीन तरह की हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई एक्शन वर्ब हो सकता है। एक्शन वर्ब तो बहुत सारा के होंगे, वॉश्ड है ना, वॉश्ड हो गया, सैंग हो गया, डांस्ड हो गया, जंप्ड हो गया, रोट हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमारे पास कोई स्टेट वर्ब भी आ सकता है और कोई पोजेसिव वर्ब भी आ सकता है। पोजेसिव वर्ब मतलब बल्कियत को शो करने वाला वर्ब। पोजेसिव वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है पता है किसी को? हैड होती है, बिल्कुल, हैज़ हैव जैसे फर्स्ट फॉर्म हमने पीछे लगाई थी। और स्टेट वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास जो है ना वो दो होती है, एक वॉज होती है और एक हमारे पास वर होती है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया था इमेजिनरी सिचुएशन में आप वॉज नहीं इस्तेमाल करते, मैंने बताया था ना, सिर्फ वर इस्तेमाल करता है। सब्जेक्टिव जो मैंने बताया था, तो सब्जेक्टिव है तो वर इस्तेमाल करेंगे, वॉज कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज़ हियर। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पे हम जुमले बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। जैसे चलो मैं 4-5 जुमले बनाकर दिखाता हूँ। अगर मैं एक ऊँट होता तो सारा पानी पी जाता, तो क्या बनेगा? इफ़ आई वॉज अ कैमल के वर अ कैमल, बिल्कुल सही। इफ़ आई वर अ कैमल, अगर मैं होता एक ऊँट मैं सारा पानी पी जाता। आई वुड ड्रिंक होल वाटर, ये ऑल द वाटर, ऐसा ही होगा। ओके, स्टेट पे बना। ओके, अच्छा इसमें पोजीशन भी बन सकता है। अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता, या अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो मैं सारी दुनिया ख़रीद लेता, तो क्या हो जाएगा? इफ़ आई हैड अलादीन्स लैम्प या लैम्प ऑफ अलादीन, अलादीन्स लैम्प, मैं सारी दुनिया ख़रीद लेता। आई वुड बाय द होल वर्ल्ड, हो सकता है ना भाई? तो ये इस तरह से बन रहा है। देखो यहाँ पर हेड जो आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, ये आगे जाकर ऐसा भी हो सकता था कि अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो मैं सारी दुनिया खरीद पाता, खरीद सकता, नहीं खरीद पाता, तो आई कुड बाय द होल वर्ल्ड, तो वुड के बजाय यहाँ कुड हो जाता। अगर मेरे पास दिन का चिराग होता तो शायद मैं पूरी दुनिया खरीद लेता, आई माइट बाय द होल वर्ल्ड। सही है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं उसके अंदर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ पर पास्ट सिंपल में आप ज़्यादातर आप स्टेट और पॉजेसिव वर्ब भी इस्तेमाल करते हो, जो कि ज़्यादातर एक्सटेट और पोजेशन यूज़ करते हैं। वैसे एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं, हेल्प्ड हो गया, जंप्ड हो गया, सैंग हो गया, ये सब भी हो सकता है। और यहाँ वुड के बजाय आप यहाँ पर कुड और माइट भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में एग्जैजुरेशन होती है। एग्जैजरेशन विशेष में तो कर ही रहे हैं, ये तो एग्जैजरेशन वाली सेंटेंस है। एक अलग लेवल पे होता है ना, जैसे हाइपर बोली आप कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप लाइक मुबालगा आराई की बात आप कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक हाइपर बोली जो है वो दैट इज हाइपर बोली, जैसे एग्जैजरेशन ऑफ द फैक्ट्स, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह क्या करते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो हाइपर बोली तो एक, ये तो एक लिटरेरी डिवाइस है, दैट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। वो तो किसी भी जुमले में आप कह सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आई विल ब्रेक स्टार्स फॉर यू, तो मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ दूंगा, तो ये भी हाइपर बोली एक नॉर्मल जुमले में बना दो। आई विल गिव यू द मून, मैं तुम्हें चांद दूंगा, तो ये तो एक हाइपर बोली है। तो कंडीशनल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंडीशनल में तो कुछ भी, जैसे ये अगर मान ले जैसे कर सकते हैं, वो एक सेंटेंस ही होता है और कुछ नहीं होता, उसमें फेक बस चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जो बात पूरी नहीं हो सकती, एग्जैजरेशन होती है। तो सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, मैंने क्या बताया बेटा आपको, इमेजिनरी सिचुएशन पे बात होती है, अनरियल सिचुएशन, एक ऐसा आउटकम जो पॉसिबल नहीं हो सकता,
एक ऐसे ऐसी कंडीशन होते हैं जिस पॉसिबल नहीं हो सकते, लेकिन हम सेंटेंस के अंदर उसके रिजल्ट निकाल रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा होना ही मुमकिन नहीं हो तो ऐसा होना भी मुमकिन नहीं। सिंपल सी बात है, जब यही नहीं हो सकता तो ये कैसे होगा? कंडीशन कभी पूरी हो नहीं सकती, लेकिन पूरी कर रहे हैं अपने ख्यालों में, अपने तसव्वुर में। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। बात समझ में आ गई? तो मसला थर्ड कंडीशनल भी कहते हैं बेटा, ऐसे इसी को हम लोग कहते हैं टाइप 3। इसी को टाइप 3 कंडीशनल भी कहा जाता है। व्हाट इट टेल्स यू? इट टेल्स यू अबाउट रिग्रेट्स ओवर पास्ट एक्शंस। ये होता है टाइप 3 कंडीशनल। रिग्रेट्स मतलब अफसोस। इसमें हम अफसोस करते हैं माजी की चीज़ों पर कि माजी में यार अगर ये काम ऐसे नहीं हुआ होता तो, माजी में अगर ये काम हो जाता था तो आज रिज़ल्ट ये हमारे पास निकला होता प्रेजेंट में, लेकिन माजी में ये काम नहीं हो सका। बात समझ में आ गई? तो अगर इलेक्शंस में धांधली नहीं होती तो इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते। दिस इज़ रिग्रेट। रिग्रेट कर रहे हैं ना कि अगर माजी में अगर ये काम नहीं होता तो आज इसका ये इफेक्ट निकल जाता। ठीक है, तो अफसोस कर रहे हैं कि भाई पीटीआई सपोर्टर्स की अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हो जाता। दिस टाइप की चीज़ें। अगर मैट्रिक में मैंने जी जान लगा के मेहनत की होती तो मैं 90% हासिल कर लेती। तो एक ये चीज़ है, रिग्रेट्स है ना। अगर हम एमडी कैट में अच्छी तैयारी कर लेते तो हमें एमबीबीएस में एक सीट मिल जाती। तो ये एक रिग्रेट है, अफसोस है कि अगर माजी में ऐसा हुआ होता तो इसका ये इफेक्ट निकलता, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो पाता। सिंपल बात समझ में आ गई? ये इस तरह की ये बात करते हैं, पास्ट सिचुएशंस की बात करते हैं, टाइप 3। ये बड़ा फेमस कंडीशनल है। ठीक है, उर्दू में तो हम लोग बोलते हैं सारे टाइप को, इंग्लिश में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि फार्मूला पे आते हैं। मेन चीज़ फार्मूला है कि फार्मूला कैसे लगता है इसका है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये भी बेटा सिर्फ इफ़ लगेगा इसके अंदर, इफ़ के अलावा ये कभी व्हेन से अनलेस से नहीं बनता। ठीक है, इफ़ के बाद प्लस पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लॉज हमारे पास लगता है, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, देन कॉमा आता है, और कॉमा के बाद फिर जो रिजल्ट होता है वो भी किसी टेंस में नहीं होता, एक पूरा स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमारे पास लगता है वुड हैव का। अब देखो बेटा, वुड हैव ज़रूरी नहीं है, क्या हो सकता है इसके अंदर? कुड हैव भी हो सकता है, और इसके अंदर माइट हैव भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये। ठीक है, सिर्फ वुड हैव से नहीं बनता, कुड हैव माइट हैव से भी बन सकता है। वही बात है, कुड हैव से अगर बनेगा तो ये आपको शो करेगा किसको भाई? एबिलिटी को, और माइट हैव से शो करेगा बनेगा तो किससे शो करेगा? पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को शो करेगा। ठीक है, तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर इस हर तरह से आती है। एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, स्ट्रेट वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, ये सारी। इसी तरह से पास्ट वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारे पास होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है बेटा ये। और यहां जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके अंदर भी ये तीनों कंडीशन हो सकती है। इसके अंदर कोई एक्शन वर्ब हो सकता है, इसके अंदर कोई स्ट्रेट वर्ब हो सकता है बेटा, और इसके अंदर कोई मलकियत बताने वाला, पोजेशन को शो करने वाला पॉजेसिव वर्ब भी हो सकता है। स्ट्रेट वर्ब की थर्ड फॉर्म जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, बीन होता है। और पॉजेसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म तो उसकी सेकंड फॉर्म जैसी ही होती है, हेड होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक बाय दिस स्ट्रक्चर, बाय दिस थर्ड कंडीशनल। तो पास्ट परफेक्ट लगेगा इफ के साथ, और अगला क्लॉज होगा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे बनाते हैं, जुमला उर्दू में करते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या पता सही बने। तो एक सेंटेंस में यहाँ पर कहता हूँ कि अगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल किया होता तो तुम आज एक कामयाब इंसान होते। अगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल किया होता तो आज तुम एक कामयाब इंसान होते। तो क्या बनेगा? इफ़ यू हैड, नसीहत पर अमल किया होता, फॉलोड भी हो सकता है, एक्टेड अपॉन भी हो सकता है, एक्ट अपॉन। इफ़ यू हैड एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, बिल्कुल सही। देखो पास परफेक्ट लगा दिया आपने, तो तुम आज एक कामयाब इंसान होते। यू वुड हैव, होते। यू वुड हैव, अब यहाँ पर भी स्टेट वर्ब आएगी, होते, तो बीन। यू वुड हैव बीन अ कामयाब इंसान, बिल्कुल। क्या है? सक्सेसफुल पर्सन।
तो ये है उसका ट्रांसलेशन। अगर तुमने मैंने नसीहत पर अमल किया होता तो आज तुम्हें कामयाब इंसान होते। इफ़ यू हैड एक्टेड अपॉन माई एडवाइस यू वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, अभी और उसके और सेंटेंस भी बनाते हैं अभी उसके। ये तो एक्शन से बना दिए बेटे, देखो एक्शन वर्ब लगा दिए यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेट वर्ब लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये मुख्तलिफ तरह की वैरायटी से बन सकता है। अच्छा, इसी थर्ड कंडीशन का ना बेटा एक और स्ट्रक्चर भी हमारे पास बनता है, और इसको एक और तरह से बनाते हैं। ये भी आप देख कर थोड़ा सा ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखो इफ़ नहीं लगाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, हैड यू एक्टेड लगेगा, देखो अजीब सा जुमला लगेगा, इंटरोगेटिव बना रहा हूँ। हैड यू एक्टेड अपॉन माई एडवाइस you would have been a successful person had you acted upon my advice। तो बेटा इस कभी आपने देखा होगा थर्ड कंडीशन हेड से भी स्टार्ट हो जाता है, बजाय इफ से शुरू करने के ना उस हेड को हम शुरू में लगा देते हैं। हैड यू एक्टेड अपॉन माई एडवाइस यू वुड हैव, तो इसका दोनों के मतलब ना सिमिलर है, दोनों के मीन्स एग्जैक्टली सेम है। तो कभी आपने इस तरह से भी कंडीशन लगा हुआ देखा होगा, हैड इट बीन सो, अगर ऐसा हुआ होता, हैड इट बीन सो अगर ऐसा हुआ होता तो आई वुड हैव सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, तो मैं अपने आप को तबाही से बचा लेता। तो हैड इट बीन सो एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, अगर ऐसा हुआ होता, तो ये सवाल नहीं कर रहे होते, उसमें ये कंडीशनल होता है। इट हैड बीन सो को हैड इट बीन सो कह रहे होते अक्सर। तो ये ऐसे भी बन सकता है, एनईडी में सवाल आता है इस तरह से लिख कर आया था, तो गलत नहीं है, सही है, ओके ठीक है, बस बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और अब सेंटेंस बनाते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी जान बचा लेता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी जान बचा लेता, अफसोस मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अगर मेरे पास पैसे होते तो बोलो, गलत हो गया, इफ आई हैड मनी, देख लो समझ में आ गई बात। एक हेड है ये हेल्पिंग वर्ब वाला हेड, ये वाला हेड, और ये वाला हेड, दो बार हेड लगता है कंडीशनल के अंदर। अगर नहीं सुने तो कभी जिंदगी में आगे सुन लोगे। इफ आई हैड मनी, तो ये एक हेड तो हो गया पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हेड होता है ना। और दूसरा जो हेड आया, ये हेड क्या है, दिस इज पॉजेसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मेरे पास पैसे होते तो पोजेशन का नहीं लगा होगा क्या ये हेड, तो दो बार हेड लगा, ये गलत नहीं लिखा मैंने, दैट्स ओके, 100% करेक्ट सेंटेंस है ये। इफ आई हैड मनी, और आपने कभी जिंदगी में पढ़ा भी होगा ऐसा, दो बार हेड लगा हो। इफ आई हैड मनी, तो मैं उसे बचा लेता या मैं उसे बचा सकता था, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, मैं सेव्ड उसकी ज़िंदगी बचा सकता था, सेव्ड हिज लाइफ। बस समझ में आ गई। तो इफ़ आई हैड मनी आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, तो ये हमारे पास हो गया। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो कंडीशन वाला क्लॉज था वो पोजीशन में बनाया है, और रिजल्ट वाला क्लॉज कुड हैव में बनाया है बजाय वुड हैव के। तो यही स्ट्रक्चर है बेटा, उसके 1000 जुमले बना सकते हैं स्ट्रक्चर पे, अगर इस बात को गलत समझ लो। दो बार हेड क्यों आया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, एक बार हेड हेल्पिंग वर्ब, एक बार पॉजिटिव वर्ब। इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। तो ग्रामर स्लाइटली वीक है, तो दैट्स वाई आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो उसके अंदर। नहीं है, थैंक यू, समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास कहलाता है थर्ड कंडीशन, जिसमें हम करते हैं रिग्रेट, अफसोस, कि माजी में कुछ ऐसा काम हुआ जिसका अफसोस आपको है, कि अगर माजी में अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, या ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। सही है। तो ये पास्ट सिचुएशन की बात करते हैं, टाइप 3। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा सा बनता है, तो कितने लॉन्ग सेंटेंसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगा होता है इफ़ के बाद, और यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो एक लंबा स्ट्रक्चर बनता है उसका। पढ़ा होगा आपने कभी ऐसा, ओके। तो मसला लिख लिया सबने उसको। लास्ट कंडीशन करते हैं सबसे आसान, जीरो कंडीशनल। इसीलिए उसको पहले पढ़ाया जाता है कि आसान बहुत होता है, लेकिन मैं उसको एंड में रखता हूँ ताकि सीक्वेंस बने 1 2 3 0 का। क्योंकि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। इसलिए वही वो वाला लॉजिक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ उठा के, केमिस्ट्री का लॉजिक इंग्लिश में भी, वरना अक्सर जीरो कंडीशन पहले पढ़ाया जाता है, तो ऐसा मसला नहीं है। तो ये सबसे आसान होता है, बच्चों को समझाने में आसानी होती है, जीरो कंडीशनल। और सबसे मुश्किल हमारा होता है थर्ड कंडीशनल। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा कितना टफ स्ट्रक्चर था इसका, बट बेटा 9 10 के बच्चे भी इजीली कर सकते हैं, और आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी करो आराम से। फोर्थ, जीरो कंडीशनल।
जीरो कंडीशनल, या इसको हम लोग कहते हैं टाइप जीरो। ये क्या बात करता है? ये बात करता है रियल सिचुएशंस की, रियल सिचुएशंस इन प्रेजेंट, या बेटा ये बात करता है फैक्ट्स की बात करता है, ये फैक्ट्स की बात करता है, रियल सिचुएशन की बात करता है, प्रेजेंट की बात करता है। जैसे टाइप जो है ना सेकंड कंडीशनल का, समझो ये अपोजिट है, उल्टा है। ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, कि जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अगर बारिश होती है तो पानी आता है। ये बड़ा मशहूर जुमला है ना, ये सबसे फेमस इसका सेंटेंस है। ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ये फैक्ट है भाई, तो और क्या है इसमें, गलती थोड़ी ना है, कोई गलत बात ही नहीं है। तो ये तो दुनिया जाती है, बारिश होते तो पानी आता है। तो ये एक रियल सिचुएशन है, फैक्ट है, ठीक है। अगर तुम क्लास में शोर मचाते हो तो टीचर तुम्हें डांटते हैं, रियल सिचुएशन है। देर से तुम घर जाते हो तो तुम्हारी अम्मी या तुम्हारे अब्बू तुम्हें डांटते, ये एक रियल सिचुएशन है। अगर वो मेरे घर आते हैं तो मैं से चाय पिलाता हूँ, दिस इज रियल सिचुएशन। तो जब टेस्ट होता है तो हम उसकी तैयारी करते हैं, दिस इज रियल सिचुएशन। तो ये रियल सिचुएशन में बात करता है, प्रेजेंट पे रहते हुए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो सबसे आसान स्ट्रक्चर इसी का बनता है। इसमें क्या होता है बेटा, ये इफ से भी बन सकता है, ये वैन से भी बन सकता है, दोनों से। जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये भी तो बोल सकते हैं। जब मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं शॉपिंग करता हूँ, तो ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जब से ये बन सकता है, इफ या वैन, यस बिल्कुल। इसमें दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। इसमें कंडीशन भी प्रेजेंट सिंपल में बनता है और रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल में ही बनता है। दैट्स वाई इसको आसान तरीन हम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, मतलब परेशानी की बात ही कोई नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इस तरह से ये बनेगा। इसमें कुछ और चेंजिंग हो ही नहीं सकती। जैसे अगर वही जुमला है कि जब अगर बारिश होती है तो पानी आता है, तो क्या बोलेंगे? इफ इट रेन्स वाटर कम्स। सिंपल। जब मैं उदास होता हूं तो नगमे सुनता हूं। जब मैं उदास होता हूं तो मैं सॉन्ग सुनता हूं या नगमे सुनता हूं, तो क्या हो जाएगा? When I am sad, बिल्कुल सही। When I am sad, comma, I listen to the songs। ठीक है। जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं शॉपिंग करता हूं, क्या लिखेंगे? When I have money, comma, मैं शॉपिंग करता हूं, I do shopping। समझ में आ गई बात? तो ये हमारे पास कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा टाइप्स होते हैं डिफरेंट, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल। सबसे आसान इसमें जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको? तो बस एक